Hello students, hope you all will be fine. Today in this video we are going to continue with a new topic and very important topic, the concept of torque acting on the dipole when placed in external electric field. क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? Torque on a dipole. कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल. कैप्टन यूनिफॉर्म, पहले मैं केस किसका लेके चलूंगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लेके चलूंगा. लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन कि अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या होगा. इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भले न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा जाए या फिर डेरिवेशन की फॉर्म में. तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड आपको भी शायद नहीं पता होगा, पर 10th स्टैंडर्ड में आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है और आपको याद होगा एक एनसीईआरटी क्वेश्चन था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं? विद स्ट्रेट पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस. मतलब अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो मैं यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? मैं यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो इट इज एज सिंपल एज यू मे सी. ठीक है, बन ही नहीं रहा है ये, तो क्या हो गया इसको? चलो क्या बनाते हैं. ओके, अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से उधर जा रही है, मतलब सर्टेनली इधर बहुत दूर कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा होगा, क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से शुरू होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और जाती किस तरफ है? नेगेटिव चार्ज की तरफ. तो सर्टेनली अगर ये इधर जा रही है तो बहुत दूर कोई नेगेटिव चार्ज पड़ा होगा. ये पिक्चर अपने दिमाग में आपको रख के चलनी है. अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इस फील्ड के अंदर एक डायपोल रख देता हूं ऑफ लेंथ 2a विद चार्जेस प्लस q एंड माइनस q, और कितने एंगल पे रख देता हूं? फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे रख देता हूं. लेट्स से दिस. यहां पे मेरे पास ये क्या पड़ा है? डायपोल पड़ा है. इस तरफ इसका माइनस q चार्ज है और इस तरफ इसका प्लस q चार्ज है. अब बेटा यहां पे क्या होने वाला है? लेट मी यूज सम कलर चॉक्स हियर ताकि आपको चीजें थोड़ा हाईलाइट करके दिखा सकूं. कितने एंगल पे लिया हमने ये? वी हैव टेकन इट एट एन एंगल थीटा. किसकी डायरेक्शन किसके साथ थीटा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की पी वेक्टर के साथ, क्योंकि इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा वो तो इसी तरफ होगा ना, पी वेक्टर. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसका पी वेक्टर तो इसी तरफ है ना. डायपोल मूवमेंट किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ. तो जो थीटा एंगल है वो दरअसल पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में है. पहली बात तो ये क्लियर होगा, राइट? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब क्या होगा बेटा, जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा है. और वैसे भी नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या चलते हैं? उल्टा चलते हैं. सो आई टोल्ड यू दिस लास्ट टाइम. तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ये मैं येलो चौक के साथ दिखा रहा हूं, फोर्स किधर को लगेगी? इस तरफ को लगेगी. और ये फोर्स कितनी होगी? कैन यू टेल मी? लेट मी कॉल इट F1. ये फोर्स कितनी होने वाली है? बता सकते हैं आप? फोर्स किसके बराबर होती थी? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मुझे चार्ज का साथ में मैग्नीट्यूड भी लेना होगा, माइनस q, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर आप कहीं भी देख लो फील्ड क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, QE. अच्छा, फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, क्योंकि फील्ड उधर को जा रहा है, मतलब उधर कोई नेगेटिव चार्ज पड़ा है, दूर बड़ा नेगेटिव चार्ज पड़ा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उस तरफ अट्रैक्ट होगा. अब इसको भी येलो के साथ दिखा देते हैं हम यहां पे. तो ये जो फोर्स है इस तरफ जो लग रही है, ये कितनी है? लेट अस कॉल इट F2. अगर मैं आपसे F2 की वैल्यू पूछूं तो वो कितनी आएगी? दैट विल बी प्लस ऑफ QE.
डू यू एग्री विद दैट? तो होगा क्या कि एक एज इधर को खींचा जा रहा है, एक एज उधर को खींचा जा रहा है। जस्ट लाइक आई कैन शो यू अ डेमोन्स्ट्रेशन। ये ऐसे पड़ा है, अब एक एज जिसको उधर को खींचना चाहता है, एक एज जिसको इधर को खींचना चाहता है, तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है, ये डाइपोल ऐसे रोटेट होगा और ऐसे अपने आप को क्या कर लेगा, सेट कर लेगा, अलाइन कर लेगा। ठीक है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। अच्छा, अगर आपको दोनों फोर्सेस पता चल चुकी हैं तो मेरी जरा हेल्प कर दो नेट फोर्स कैलकुलेट करने में। नेट फोर्स क्या होगी, जो दो फोर्सेस लग रही हैं उनका वेक्टर सम, मुझे दोनों को वेक्टोरिकली ऐड कर देना चाहिए। जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, माइनस क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू ई वेक्टर, दोनों का सम करके रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसका मतलब नेट फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पे, 0 क्या, 2 0, वेक्टर क्या, 2 1 द सेम थिंग। अब नेट फोर्स 0 लगने का मतलब क्या है, नेट फोर्स 0 लगने का मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0, राइट। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है कि या तो ये डायपोल जो है इसका कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, डायपोल हैज नो ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा ये डायपोल, वहीं पे रहेगा। पर अब आप एक बात पे ध्यान दो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के दोनों एजेस पे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगे तो क्या होता है। बॉटल का कैप खोलते हैं हम, ठीक है, हैंडल ड्राइव करते हैं, तो उस पे जब हम इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं तो क्या होता है, रोटेशन स्टार्ट हो जाती है वहां पे, जैसे स्टीयरिंग की, बॉटल के कैप की, राइट। तो यहां पे भी इस डायपोल की क्या स्टार्ट हो जाएगी, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। रोटेशन के लिए हमेशा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉर्क। जब किसी चीज पे टॉर्क लगेगा तभी वो रोटेट करेगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 लगेगी, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, राइट। अब टॉर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमने +1 में सीखा है। टॉर्क होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच का। बेटा दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड कर दो तो भी क्यू ही आ जाएगा, साइन हट जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कर दो तो भी क्यू ही आ जाएगा, प्लस साइन हट जाएगा। यानी कि एक बात तो पक्की है कि दोनों में से कोई भी फोर्स ले वो तो क्यू ही है। अब प्रॉब्लम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किनके बीच में, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में। पहली फोर्स किस लाइन के अलोंग लग रही है, इस येलो लाइन के अलोंग, और दूसरी फोर्स किस लाइन के अलोंग लग रही है, इस येलो लाइन के अलोंग। इन दोनों के बीच में हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अभी ये लेंथ मेरे को यहां पे नाम दे देना चाहिए, जो माइनस क्यू चार्ज है वो ए पॉइंट पे पड़ा है, जो प्लस क्यू चार्ज है वो बी पॉइंट पे रखा हुआ है, लेट अस कॉल इट सी, जहां पे राइट एंगल बन रहा है। तो मुझे बेसिकली ये बी सी डिस्टेंस चाहिए। कितना डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये बी सी। अब ये जो बी सी डिस्टेंस है इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसको यहां पे कैलकुलेट करूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के। कैसे, उस ट्राइंगल के अंदर, कौन सी ट्राइंगल, वी कॉल इट ACB। इस ट्राइंगल के अंदर मुझे जरा साइन थीटा फाइंड आउट करने में हेल्प करो। What is sin theta? That is perpendicular upon hypotenuse. What is the perpendicular? BC. Hypotenuse कितना है, AB। ये perpendicular है, ये hypotenuse है। BC की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है हमें, so let's keep it as it is। AB क्या है, लेंथ ऑफ द डायपोल, और लेंथ ऑफ द डायपोल तो हमें पता ही हम कितना लेके चलते हैं, ट्वाइस ऑफ A। तो यहां से आप इजीली बता सकते हो कि BC कितना आ गया, 2A sin थीटा। एंड आई शुड सबमिट, आई शुड पुट दिस वैल्यू हियर। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ A sin थीटा। अंडरस्टूड। अभी जरा थोड़े से रीअरेंजमेंट करने पड़ेंगे। यहां पे क्या, ये वाला Q
और ये वाला 2a, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, इधर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डायपोल। कल समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में, क्या होता है वो होता है डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, p के साथ में क्या बच गया, e साइन ऑफ थीटा। सो दैट्स योर एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। अब कोई कहे कि सर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको कैसे लिखेंगे, नो इश्यूज। व्हाट डज साइन थीटा गिव्स यू, साइन थीटा गिव्स यू द क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पे p और e के बीच में मुझे क्या डाल देना चाहिए, क्रॉस डाल देना चाहिए। एक बात फिर यहां से पूछी जा सकती है कि डायरेक्शन कैसे दोगे। जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो हम देंगे क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से। क्या कहता है वो रूल, कि P और E एक सेम प्लेन में लाई करेंगे। आप P के ऊपर अपना हाथ रख के E की तरफ फिंगर्स घुमाओगे, जिधर आपका थंब जाएगा उधर आपकी किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की। तो इसकी डायरेक्शन हम देंगे, कौन सा रूल अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया मैंने, राइट हैंड थंब रूल ऑफ कौन सी प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ये +1 में हमने किया है। इसका मतलब होता है कि P और E सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन का मतलब एक ही सरफेस के ऊपर रखे हैं। आप P पे अपनी फिंगर्स रख के उसको E की तरफ रोटेट करो, या तो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन होगा, अगर P इधर है E इधर है तो परपेंडिकुलर इन द प्लेन होगा। बस ये फर्क पड़ सकता है। जैसे इस केस में मैं आपको दिखाना चाहूं, E उस तरफ है P उधर को है, तो मुझे अपना राइट हैंड की फिंगर्स P पे रख लेनी चाहिए और किधर घुमानी चाहिए, E की तरफ। अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरा थंब किधर को है, परपेंडिकुलर इनसाइड द बोर्ड। तो इसका मतलब इस डायपोल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनसाइड है। व्हाट डू यू सी फ्रॉम दिस डेरिवेशन, लेट्स सम इट अप। कैसे सम अप करेंगे कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है और डायपोल किसी एंगल थीटा पे रखा गया है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगी बट नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। विच मीन्स कि ये जो डायपोल है ये यहीं पे खड़ा होके रोटेट करता रहेगा, ऐसे एक ही जगह पे क्या करता रहेगा, रोटेट। टॉर्क लगने का मतलब है कि वहां पे क्या चल रही है, रोटेशंस चल रही है। फोर्स 0 होने का मतलब है कि ये यहीं पे खड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा। इट इज ओनली स्टैंडिंग एट इट्स प्लेस एंड रोटेटिंग, राइट। दिस विल हैपन विद ए टॉर्क। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज ढूंढने के लिए कही थी कि डायपोल्स का कॉन्सेप्ट माइक्रोवेव के अंदर खाना गर्म करने में कैसे हेल्प करता है। द आंसर लाइज हियर। आई होप के इसके बाद मुझे किसी का आंसर मिले तो आई कैन सी, पर अभी तक मेरे पास वो आंसर नहीं आया था कमेंट सेक्शन में। तो जब खाने को गर्म होने के लिए रखते हैं उसके ऊपर जब माइक्रोवेव्स पड़ती हैं तो माइक्रोवेव्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोर्शन होता है, इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, वो खाने के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर के डायपोल्स को, H2O के डायपोल्स को क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। जब वो डायपोल्स अपनी जगह पे रोटेट करने लगेंगे सभी, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। उसी हीट से खाना क्या होता है, गर्म। हाँ, अभी जो सिरामिक बर्तन है या जो स्पेशल टाइप का रबर है जिसके अंदर खाना डाला है, वो रबर के अंदर तो मॉइस्चर नहीं है, तो वहां पे कुछ रोटेट नहीं कर रहा तो उसके हीट होने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो इसीलिए जिस खाने में मॉइस्चर होता है वो माइक्रोवेव के अंदर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, और जो बर्तन होते हैं जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता ही नहीं है, बर्तन की सरफेस है, उस सरफेस के अंदर तो मेटल, रबर या इंसुलेटर कोई ऐसी चीज़ है, वहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है ना, तो इसीलिए वो गर्म नहीं होता। सिर्फ कन्वेक्शन या रेडिएशन की हीट से कुछ वहाँ पे गर्मी हो सकती है बर्तन में, पर डायपोल्स की वजह से सिर्फ खाना गर्म होता है। सो द फिजिक्स लाइज इन योर किचन, ठीक है। तो यहाँ से साफ करो, क्या पता चला, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 होगी पर नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। डायपोल अपनी जगह पे क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा, राइट। इसके बाद हमें यहाँ पे बताना होता है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी। We want to see which is the case of maximum force and which is the case of minimum force। तो यहाँ पे अगर आपने डायपोल एक बार चूज कर लिया तो P आपका फिक्स हो गया। आपने फील्ड भी वहां पे एक बार सेलेक्ट कर रखा है
तो सारा जो टॉर्क डिसाइड करने का फैक्टर आ जाता है वो किसके ऊपर आ जाता है? साइन थीटा के ऊपर। साइन जिस एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू देगा आपका टॉर्क भी मैक्सिमम होगा, साइन जिस एंगल पे मिनिमम वैल्यू देगा टॉर्क भी मिनिमम हो जाएगा। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। कब कब 90 डिग्री के। तो मैक्सिमम फोर्स कब होगी? जब आपका थीटा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। यानी कि इसको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो अगर ये फील्ड है ऐसे, तो आपका जो डायपोल है वो इस तरह से होना चाहिए, नीचे माइनस क्यू चार्ज, ऊपर प्लस क्यू चार्ज। तो पी किधर हो गया? ऊपर को, फील्ड हो गया इधर को, तो ये नेट एंगल आपका कितने का बन गया? 90 डिग्री का। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा, मिनिमम टॉर्क कैसे ऑब्टेन करो, सॉरी मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स कैसे आएगी? मिनिमम फोर्स भी कौन डिसाइड करेगा? साइन थीटा। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। और कब होती है? जब थीटा खुद क्या हो जाए? 0 हो जाए। जिसका मतलब मिनिमम फोर्स आपको कब मिलेगी? जब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। जिसका मतलब है कि इसको मैं डायग्रामेटिकली कैसे शो करूंगा? डायग्रामेटिकली मैं इसको शो करूंगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इन दैट मैनर फ्रॉम माय लेफ्ट टू माय राइट, तो जो डायपोल मोमेंट है वो भी लेफ्ट टू राइट ही हो जाए, मतलब इधर से लेके इधर। तो अभी P की भी डायरेक्शन वही आ गई और E की भी डायरेक्शन सेम है। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो एंगल 0 हो जाता है उनके बीच में। ठीक है, ओके। अब आपको यहां पे समझ आया? मतलब एक यूनिफॉर्म फील्ड डायपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। अच्छा, लेकिन सीबीएसई जब सवाल पूछती है तो वहां पे वो एक काउंटर क्वेश्चन करती है कि ये तो आपने सब कर लिया, समझ गए आपकी बात कि फील्ड यूनिफॉर्म है। अगला सवाल जो यहाँ पे खड़ा होता है वो ये है कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होने वाला है? देखो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है कि कहीं पे फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और कहीं पे फील्ड की वैल्यू क्या है? कम है। अब जहां पे फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे फोर्स भी ज्यादा लगेगी डायपोल के एज के ऊपर। जिस एज की तरफ जो फील्ड है वो वीक होगा तो वहां पे फोर्स कम लगेगी। अब किसी चीज के एक एज पे फोर्स ज्यादा लगे, एक एज पे फोर्स कम लगे, तो वहां पे नेट फोर्स का कोई ना कोई आंसर आएगा। यानी कि अगर फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो वहां पे नेट फोर्स भी लगेगी और नेट टॉर्क भी लगेगा। ठीक है। हाँ, एक बात हो सकती है कि अगर वहां पे ऐसा हुआ कि जो डायपोल मोमेंट है, यहां पे केस बना लेते हैं, ये ना एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में, शायद तुम्हें समझ ना आए, पर मैं इसको अभी क्रैक करने वाला हूं, यहां पे आपको इजी करके समझाने वाला हूं। केस 1 है कि जब डायपोल मोमेंट जो है किसी डायपोल का वो पैरेलल हो किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? की नॉन यूनिफॉर्म वाला। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ठीक है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से मेरा मतलब है। पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बनाना सिखा दूं कैसे। सपोज ये मैंने बनाया है, यहां ये मैंने क्या बनाया, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बनाया। कैसे पता चला? सर ये तो स्ट्रेट लाइंस है, ये तो आपने बताया था यूनिफॉर्म है। बेटा इनके बीच का गैप देखो, यहां गैप बहुत ज्यादा है, यहां कम, यहां और कम, ठीक है। तो ये इक्वी डिस्टेंट नहीं है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है कि यहाँ पे लाइंस दूर दूर हैं। अगर लाइंस खुली खुली हो, दूर दूर हो, तो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड क्या है? वीक है। अगर मैं 3 पॉइंट इमेजिन कर लूं यहाँ पे, तो किस पॉइंट के लिए लाइंस सबसे ज्यादा नजदीक है? ए के लिए बहुत दूर दूर है, बी के लिए थोड़ा कम दूर है, सी के लिए नजदीक है बिल्कुल। तो ए पे फील्ड की वैल्यू मिनिमम है, बी पे फील्ड की वैल्यू ए से ज्यादा है और सी पे सबसे ज्यादा है। ऐसे फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बोल सकते हैं। और हम ऐसा बोलते हैं कि ए से सी की तरफ जाते हुए फील्ड क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है, इंक्रीजिंग, राइट। तो मैं यहां पे कहता हूं कि अगर फील्ड इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, राइट, और इसका मतलब इस तरफ फील्ड स्ट्रांग है और इस तरफ फील्ड क्या है?
वीक है, उधर को जाते हुए बढ़ रहा है ना फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, आपने अभी रख दिया यहाँ पे डायपोल। डायपोल को मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा दूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए चीजों के बीच में। यहां पे क्या है, हमें पता है कि कोई भी डायपोल अपने आप को अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ई अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे पी और ई क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। डायपोल मूवमेंट इसका किधर को है, डायपोल मूवमेंट इस डायपोल का इस तरफ को है, फ्रॉम ये नेगेटिव चार्ज रहा, ये पॉजिटिव चार्ज रहा, मतलब आपने पी और ई क्या लिए हैं, सेम डायरेक्शन में। तो मुझे ये बात बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज पे जो इस तरफ को फोर्स लगेगी F1 इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इसके ऊपर इधर को लगेगी F2, मुझे बताओ F1 और F2 में से कौन ज्यादा है। यू कैन इजीली सी दैट। देखो, पॉजिटिव चार्ज जिस एंड पे है उधर फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो F1 आपकी ऑटोमेटिकली यहां पे क्या हो गई, F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो F2 से ज्यादा होगा। क्यों, फील्ड इस तरफ स्ट्रॉन्ग है तो इस एज पे ज्यादा फोर्स लगेगी, इस एज पे फोर्स क्या लगेगी, कम। तो अगर F1 ज्यादा है तो डायपोल किधर को जाना शुरू हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो हम यहां पे क्या करेंगे, जो नेट फोर्स है इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। जो नेट फोर्स है, मतलब नेट फोर्स यहां पे क्या, F1 और F2 का वेक्टर सम कह दो, या फिर अगर मैग्नीट्यूड वाइज चलना चाहते हो तो तुम कह दो कि F1 माइनस F2, क्योंकि ऑफ कोर्स F1 ज्यादा है, इस एज पे फोर्स ज्यादा, इधर से इसको फील्ड ज्यादा खींच रहा है अपनी तरफ, क्योंकि इधर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इधर फील्ड वीक है, तो इसको उतनी फोर्स से नहीं खींच पा रहा है। तो अगर आप एक चीज को दोनों तरफ से खींचो और उधर फोर्स ज्यादा लगे तो चीज किधर जाएगी, उसी तरफ जाएगी। तो आप कहोगे कि नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है, सेम इज हैपनिंग हियर। तो एनसीईआरटी की इस डायग्राम का मतलब ये है कि अगर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल हो, किसमें, किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो नेट फोर्स लगती है वो इंक्रीजिंग फील्ड की तरफ लगती है। किधर लगती है, इंक्रीजिंग फील्ड की तरफ। अभी मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, बस एक छोटा सा चेंज करूंगा। मैं यहां पे पैरेलल की बजाय क्या कर दूंगा, एंटी पैरेलल कर दूंगा। ये केस हो गया 2, फील्ड जा रहा उधर को। अब मैं यहां पे क्या करता हूं कि पॉजिटिव चार्ज इधर रख देता हूं और इधर रख देता हूं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फील्ड तो उसी तरफ जा रहा है, उधर को ही स्ट्रॉन्ग है। अब P उधर को है, तो ये जो डायपोल मूवमेंट था मेरा, इसकी डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगा इधर को। अभी इस येलो एरो की डायरेक्शन देखो और इधर इसकी व्हाइट एरो की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को जा रहा है, डायपोल मूवमेंट इधर को, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी पैरेलल। अब इस केस में क्या होने वाला है, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किधर को लगेगी, इधर को। इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर को लगेगी, ठीक है, कितनी, F1। और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर को लगेगी, उधर को, क्योंकि हमने ये पढ़ा है पॉजिटिव गोज विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव गोज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो F1 इधर को लग रही है, F2 उधर को लग रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द फील्ड में है, तो इसका मतलब F1 ज्यादा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज इन द वीक पार्ट ऑफ द फील्ड, तो F2 क्या हो गई, कम। F1 ज्यादा, F2 कम, तो नेट फोर्स जो आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, ज्यादा वाले के हिसाब से। अब वो इधर को लग रही है, इधर को लग रही है, तो इसका मतलब किधर को हो गया, ये अपोजिट। तो जैसे हमने यहां पे कहा था नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, तो अब हम यहां कहेंगे F नेट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। फील्ड तो बढ़ रहा है उधर को, लेकिन F1 ज्यादा है, वो किधर को है, इधर को। तो जो नेट फोर्स है वो F1 के हिसाब से इधर को ज्यादा है, अपोजिट टू द फील्ड। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम इतनी आसान थी, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो इसी को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखना। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम फर्दर आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या होगा।
ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अभी इसको थोड़ा और सॉलिडिफाई करने के लिए आपके दिमाग में मैं यहां पे इसकी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके चलता हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसकी, या मैं रीड आउट कर देता हूं स्टेटमेंट और पर्टिकुलर्स लिख लेता हूं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री with respect to uniform electric field of 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको कितने डिग्री पे रखा गया है, उसको 30 डिग्री पे रखा गया है, ठीक है। 30 डिग्री पे रखने का मतलब कि P वेक्टर की जो एंगल है वो E वेक्टर के साथ 30 डिग्री है, P और E के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताया गया वो कितना बताया गया, इट इज 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। चलो, experiences a torque of 9 into 10 raised to power minus 26 न्यूटन कूलम। मतलब टॉर्क कितना है यहाँ पे 9 into 10 raised to power minus 26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। क्या पूछा गया है, डायपोल मोमेंट पूछा गया है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इसको। हमें पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, P। क्या हमें टॉर्क गिवन है, टॉर्क, यस वी आर गिवन, और यूनिट इसकी SI है, न्यूटन पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना है, 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम इन SI यूनिट। साइन ऑफ 30, ओके। तो अब यहाँ पे निकालना क्या है, P। फॉर्मूला यहाँ पे रीअरेंज कर लो, ये चीज आ जाएगी। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ। 9 into 10 raised to power minus 26 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 raised to power 4, और यहाँ पे साइन के साथ कितना आ जाएगा 30। अब वैल्यूज और थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 9 10 raised to power minus 26 और साथ में क्या आ गया नीचे से ऊपर -4। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये ऊपर जाएगा। 9 2s are 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या बन जाएगा -30। अगर आप यहाँ पे डेसिमल चाहते हो तो यहाँ पे पावर कितनी रह जाएगी 29, एक पावर आपने यहाँ पे यूज कर ली। क्या कैलकुलेट किया था, ये डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट की यूनिट बता दो जरा फटाफट से। कैपिटल C स्मॉल m, कूलम मीटर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। एक और प्रॉब्लम लेके चलता हूं मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है, लेट्स सॉल्व दैट आल्सो। क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे, किसी दूसरी बुक से है। द प्रॉब्लम इज, क्या कैलकुलेट करने को बोला है, यहां पे हमें बताने को बोला है शो डायग्रामेटिकली द ओरिएंटेशन ऑफ dipole in the field where torque is half of the maximum value। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, torque is half of the maximum value। कोई डायपोल है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे रखा गया, हमें वो एंगल नहीं पता, तब उसका टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू से हाफ है। अब आपको बताना ये है कि वो एंगल कितना है और उसको डायग्रामेटिकली कैसे शो करें। क्या गिवन है कि जो टॉर्क है वो हाफ है किसका, मैक्सिमम वैल्यू। गॉट माय पॉइंट। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा। मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, अब आप कहोगे सर ये कैसा सवाल है। देखो, हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा, PE साइन थीटा होता है। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जब थीटा कितना हो जाए 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो टॉर्क मैक्सिमम मतलब कितनी वैल्यू, P इंटू E। अंडरस्टूड। तो अभी यहां से साइन थीटा तो कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो गया। तो थीटा यहां से कितना आ गया, साइन थीटा कब 1/2 वैल्यू देता है, अभी तो किया 30 डिग्री पे। अगर थीटा 30 डिग्री है तो आपको इसको डायग्रामेटिकली शो कर देना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे।
तो ये अगर ई की डायरेक्शन है तो मुझे पी की डायरेक्शन इससे कितने डिग्री पे दिखानी है, मुझे 30 डिग्री पे दिखानी है। तो ये किसका एंगल हो गया, ये हो गया पी का एंगल, मतलब किसका, डायपोल मोमेंट का। पी और ई के बीच में ही तो एंगल होता है ये थीटा, तो थीटा अपना यहाँ पे कितना आ गया 30 डिग्री। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व करने इस टॉपिक के जरिए आने चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगले बार एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे एंड दैट टॉपिक is also important for your board exams. Till then, take care of yourself. Thank you. Goodbye.